ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आ जाओ बच्चों सारे, क्लास 10th के। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं मैथ्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाओ। मेरी वॉइस आ रही है, एक बार बताओ, और अपनी अटेंडेंस भी दो। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है? तो जल्दी से आइए सारे बच्चे। आ गए सारे बच्चे? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है? ओके, देखो हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो चैप्टर का नाम है उसी से समझ जाएंगे कि पूरा जो चैप्टर है किस इक्वेशंस पे डील करेगा। लीनियर इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है? 1 होती है, ठीक है? कैसे? अगर मैंने कहीं लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो इसमें से ये जो x प्लस वाई ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, और ये वाली लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन है क्या? एक तो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब बोलता है इसमें टू वेरिएबल्स, मतलब x और y, दो वेरिएबल हो गए, तो इसलिए चैप्टर का नाम पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वाली लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसमें देखो कि x की जो डिग्री है यहाँ भी 1 है, y की भी डिग्री 1 है, और 2 तो खैर कांस्टेंट है ही, तो डिग्री यहाँ कितनी होगी? 1 होगी। वही हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। ये चीज़ क्लियर हुई? मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। आपको इक्वेशन दिख रही है? ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, और इसमें दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल मतलब x भी है और y भी है, और डिग्री क्या है? डिग्री हमारी 1 भी है। डिग्री का मतलब पता है कि x की पावर कितनी है? हाईएस्ट। x की पावर हाईएस्ट सिर्फ 1 मिलेगी और y की पावर भी 1 ही मिलेगी। वही हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी। वो भी जब दो वेरिएबल की बात करते हैं तो x और y होगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर में अलग अलग मेथड से। आइदर हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करें, पहला ग्राफिकल होगा, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, सबको एक एक करके बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड आएंगे। ये इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका होगा। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके आगे भी एक दो पॉइंट्स हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम एक्सरसाइज जो है 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है? इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि मैंने जो इक्वेशन ली अभी ये यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिया, ठीक है? लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी? 1 रख दी, और y की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है? वैल्यूज पुट करो। x की वैल्यू 1 यहाँ रखी और प्लस 3, y की भी 1 रख दी हमने, और ये 5 आया। तो दोनों तरफ क्या दे रखे हैं? अब दोनों तरफ दे नहीं रखे, मतलब दोनों को ऐड करो, तो 5 इधर अब आया और 5 इधर भी आया, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों तरफ LHS और RHS हमारे क्या हुए? इक्वल हो गए। इससे हमें ये पता चला कि ये जो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स इस वाली इक्वेशन पे जब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाले पॉइंट्स उसकी लाइन पे लाई करेंगे।
कैसे? देखिए एक मिनट रुकिए, मैं इसका जो आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, है ना, फिर ये पॉइंट्स देखेंगे। अगले पेज पे ग्राफ बनाता हूँ, और कुछ देखना हो तो देख लो इसमें, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या ली थी हमने, इक्वेशन हमने ली थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। आपको ग्राफ बनाना भी आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा अभी। ग्राफ बनाने में जो पहला स्टेप करते हैं इस तरीके से, सबसे पहले बॉक्स बनाओ, ठीक है। अब यहाँ x लिखा, इधर y लिखा, सिर्फ 2 पॉइंट्स में हमें ग्राफ बनाने हैं। एक बार तो मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू क्या लूँ, मैं 0 ले लूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी? देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसे, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। x की वैल्यू 0 ले ली, प्लस 3, y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5/3, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन भी मैं ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। y की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है, यहाँ लिख दी मैंने 5/3। अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो इक्वेशन में पुट करो, y 0 रखा इक्वल टू 5, और x की वैल्यू क्या आ गई? 5/2, तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 5/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी देख लो। एरो बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप होती है, आपको ये चीज़ पता होगी पहले भी। y एक्सेस लिखा, इधर x लिखा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये 5/2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 भी लिख सकता हूँ, और ये 5/3 है, इसे मैं 1.6 भी लिख सकता हूँ डिवाइड करने के बाद। ये चीज़ तो क्लियर होगी। तो ड्रॉ करते हैं, 0 1, फिर यहाँ 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 1 रखा, और इधर क्या रखा हमने? यहाँ 3 भी ले लो, और इधर 2 ले लिए। तो अच्छे से स्पेस लिया है खूब बड़ा ग्राफ बनाने के लिए। अब जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है? 1.6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1.6, यानी कहीं यहाँ पे लाई कर रही है ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहा है? इधर। मैंने यहाँ सर्कल कर दिया, अभी ये नहीं लिखा कि कौन सा पॉइंट है ये, अभी लिखूंगा जब इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे दोनों लाइन पॉइंट्स को। अब उसके बाद जब x की वैल्यू 5/2 है तो y की वैल्यू 0 है, या y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5/2 है, तो x की वैल्यू 5/2 कहाँ होगी? 2.5, यानी कहीं यहाँ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये चीज़ क्लियर है। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? जब 0 से 5/3 है कोऑर्डिनेट्स। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? जब 0 से 5/2 से 0 है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इससे पहले हमने क्या क्या लिए थे, जब मैं पिछले उसमें करा रहा था, पिछले पेज पे मैंने x की वैल्यू 1 ली थी और y की वैल्यू भी 1 ली थी। अब अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, इधर x की वैल्यू यहाँ 1 ली, ये वाली 1 ली, ठीक है, यहाँ पे 1 होगी, और इधर भी आई 1 और इधर भी आई 1। तो ये वाले पॉइंट्स कहाँ हैं? 1,1 इसी लाइन पे तो लाई कर रहे हैं। हम ये चीज़ तो प्रूव करना चाह रहे थे कि 1,1 जो लाइन्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो इस पे लाई करेंगे। जो 1,1 है इस पूरी लाइन पे जो है लाई करेंगे। और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है? इस पे लिखना पड़ता है आपको, 2x + 3y = 5, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देखो एक और चीज़ लेते हैं, मान लो समझ ही रहे हैं, अच्छे से समझते हैं कि 2x + 3y = 5 हमारी इक्वेशन थी, यही थी शुरू में इक्वेशन, देखा होगा आपने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसी के मतलब दूसरी वैल्यू लेके x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू मैंने 7 ले ली, लेट अस सपोज। तो यहाँ 1 रखा और यहाँ 3, यानी यहाँ 7 रखा, = 5। तो 7 3 = 21 और = ये 5। तो 21 + 2 23 = 5। तो इक्वल तो है नहीं, नॉट इक्वल टू है। अगर मैं देखता हूँ x = 1 और 5 क्या इस लाइन पे लाई करेंगे? देखो x की वैल्यू 1 कहाँ है?
1 तो यहाँ है, लेकिन y की वैल्यू तो ऊपर कहीं जाके यहाँ लाई करेगी ना, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पॉइंट लाई करेंगे 1,7। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि ये वाले पॉइंट्स जो है 1,7 इस लाइन के सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं जैसे 1,1 कर रहा था। ये चीज क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 है, उसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है। मैं पहला कराऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा करना क्या है तीनों क्वेश्चंस में, और पहले में किस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। देखो क्या दिया है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, यानी कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। यहाँ तक फुल स्टॉप तक का जो है, यहाँ वर देन तक, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी कहता है ऑल्सो 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को हमें x और y की फॉर्म में लिखना है, और फिर जब इक्वेशन बन जाएंगी दो इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार जल्दी से, थोड़ा सा टाइम देता हूं और खुद से रीड कर लो। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है हिंदी में भी, और इंग्लिश में तो आपको दिख ही रहा होगा, देख लो चाहे तो, क्लियर दिख रहा होगा ना। सिर्फ हमें इसमें सॉल्व नहीं करना इक्वेशन को, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया मैंने, लेट जो आफ्ताब है उसकी एज को मैं x मान लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने उसकी एज को x मान लिया, और जो उसकी बेटी है, बेटी की एज को y मान लिया। देखो मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेटी है, तुम मत लिखना है ऐसे बेटी, एग्जाम में नहीं फिर मार्क्स कट जाएंगे, डॉटर ही लिखना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा जो है क्लास बोरिंग ना हो। आफ्ताब को मैंने x ले लिया, उसकी एज को, कि वो आफ्ताब जो है x साल का है और उसकी बेटी y years की है, ठीक है। अब जब पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में, पहली सिचुएशन देखो, उसमें बोला था 7 years ago, यानी 7 साल पहले। 7 साल पहले मतलब कि जो भी, मतलब मान लो x है आफ्ताब की एज जो है, बराबर y है उसकी बेटी की एज, और मैं कहता हूं कि 7 साल पहले, यानी कि जब मैं आपकी एज मान लो आज 10 है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 3 साल ही तो होगी, 10 में से 7 ही तो घटाओगे, तो ऐसे ही -7, और यहाँ भी y -7, ठीक है। 7 साल पहले की बात हो रही है। फिर उसने ये भी कहा कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 गुना ज़्यादा है उसकी बेटी की एज से। ऐसे बनानी होती है इक्वेशन, ठीक है। x -7, 7y -7, समझ में आया? एक बार और बता देता हूँ कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 साल पहले आज की एज से x -7 मान ली। ये जो मैंने मानी है प्रेजेंट एज है, लेट कि उसकी बेटी की और आफ्ताब की प्रेजेंट एजेस x और y है। तो आज से 7 साल पहले यानी -7, और बेटी की भी y -7, और क्योंकि वो आज से 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से, तो 7y -7, ठीक है। इसे सॉल्व करो, फिर इसके बाद अगली इक्वेशन बनाएंगे। इसे यहीं पे सॉल्व करके चलते हैं। x -7, 7y -7 7 जा 49, और यहाँ x -7y -49 +7। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हमारी जो इक्वेशन बनी x -7y = 9 में से 7 जाएंगे तो 2, यानी कि -42। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में तो ये तो बोला था इक्वेशन बनानी है। फिर दूसरी बार में जो उसके सेकंड सिचुएशन है,
दिख रहा है ना यहाँ पे, सेकंड सिचुएशन, जो सेकंड सिचुएशन है वो क्या कहती है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। अब ये मानो कि मान लो कि x है, आज तो मान ही लिया पहले भी, और y है। अब ये मानो कि आज अगर आज जो आपकी एज 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, प्लस ही तो करोगे ना 3, तो +3 करोगे तो 18 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आफ्ताब की जो उसके बाप है उसकी एज अगर 3 साल बाद x + 3 होगी और ये y + 3 होगी इसकी बेटी की, तो ये जब भी 3 गुना बड़ा होगा अपनी बेटी से, यही तो सिचुएशन दी हुई है। I shall be 3 times as old as you will be, 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। अब इसे सॉल्व कर दो, x + 3, 3y + 3 3 = 9, ठीक है, और x - 3y = और 9 में से 3 है 6, बस एक इक्वेशन ये बन गई। तो पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन क्लियर है, दोनों इक्वेशन साफ दिख रहा होगा। 480 पे देखा करो। चलो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब इसका अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इसे ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं बहुत लंबे पड़ जाते हैं। ये चीज समझ में आया आपको? एक बार कमेंट में लिखो कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया है। चलो अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या क्या इक्वेशन बनी थी हमारे पास? एक तो बनी थी x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये इक्वेशन बनी है 2। अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पहली इक्वेशन के लिए अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो x - y = -42, इसके लिए यहाँ लाइन खींच देता हूँ, और x - 3y = 6, इसके लिए यहाँ लिखेंगे। तो एक बॉक्स बनाया दोबारा से, साइड बाय साइड आपको दोनों काम करते हुए चलना है। बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे हमने ये लिखा x लिखा, इधर y लिखा, ऐसे ही यहाँ पे x हो गया और इधर भी y हो गया। अब एक और बॉक्स बना दिया, इधर भी एक और बॉक्स बना दिया। x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में 0 रखी, कैसे, 0 - 7y - 42, ये वाली इक्वेशन का यूज़ किया और x की वैल्यू 0 रख दी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, -7y - 42 इससे कटा, और 7 6 जा 7 6 42 होता है ना, y = 6, यानी y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब हमने एक बार x की वैल्यू 0 रखी थी, अब y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 रखी तो ये वाली पोर्शन 0 हो गया, तो x की वैल्यू तो -42 ही हुई। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, -42। अब इस वाली इक्वेशन की बारी, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि 3y = 6 होगा, और 3 2 = 6, तो -2 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 6 आनी है, क्योंकि पूरा ये पोर्शन 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 बचेगी। ये चीज़ क्लियर है? चलो अब ग्राफ, अब हमें इन वाली इक्वेशंस की जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू -42 थी, तो मैंने क्या किया, जो ग्राफ लिया है, ग्राफ का जो स्केल है वो 6 6 का डिफरेंस ले लिया है। अब प्लॉट करते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वाले के लिए x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे एक लाइन आ गई, ठीक है। फिर x की वैल्यू -42 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। याद रखा करो, x की वैल्यू -42 तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा ये -42। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे जो है पूरी स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये देखो स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ मैं, यहाँ पे दिख गई आपको, स्ट्रेट लाइन खींच गई है। अब ये वाली जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की है, ये है इसकी x - 7y = -42। x यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा आपको,
-42। ठीक है, अब इस वाली लाइन की बारी, x -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि ये -6 है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं आएगा -1 और -2, ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आया पॉइंट। फिर x की वैल्यू अगर 6 है, यहाँ ऊपर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 6, तो यहाँ पर रख दिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो इसे जो ड्रॉ कर दो लाइन को कुछ यहाँ से लेके और ये कुछ इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्ट कर देगी यहाँ पे कहीं। ठीक है, इन वाले पॉइंट्स पे। ये जो ग्राफ है करेक्ट इसलिए ड्रॉ नहीं हो रहा है कि किस लिए ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, और स्केच पेन से, तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको जो ग्राफ पेपर पे बनाना है और पेन स्केल का यूज करके बनाना है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। और जहाँ ये इंटरसेक्टिंग कर रहे होंगे ना वही इनकी एजेस होंगी, लेकिन हम ये अभी चीज फाइंड नहीं कर रहे हैं। बस आप यहीं पे याद रखो कि इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। लेकिन 3.2 करने से पहले को थोड़ी थ्योरी है वो जाननी जरूरी है, जब ये एक्सरसाइज 3.2 कर पाएंगे आप। देखिए हमारे पास जो है कुछ इक्वेशन अभी अभी आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या क्या होती हैं। अगर मैं लेता हूँ एक लीनियर इक्वेशन मेरे पास ऐसी है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है। ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसी इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन क्या ले हम, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, अगर मान लो कुछ इस तरीके की इक्वेशंस है हमारे पास, एक बार अगर हमने ये भी माना कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा, ग्राफ ड्रॉ करने पे इन दोनों इक्वेशंस का कुछ इस तरीके से ग्राफ आ सकता है। या तो ये आपस में इंटरसेक्टिंग कर रही होंगी ऐसे, ठीक है, या फिर भाई अलग अलग इक्वेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने a1 b1 c1 लिया है। a1 b1 की तरह आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, या तो एक बार ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर बिल्कुल ही ऐसे पैरेलल होंगी, कहीं मिड ले रही होंगी। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि ये कोइंसाइड करें। मान लो कि एक लाइन ऐसे है, ये वाली लाइन जो थी ये वाली लाइन ये वाली थी, और इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई दूसरी भी। ठीक है, इस तरीके से कोइंसाइड कर गई, तो दोनों लाइन जो क्या कर रही हैं, लाइन L1 एंड लाइन L2 कोइंसाइडिंग, यानी एक के ऊपर एक है लाइन। ठीक है, इसे बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। ये चीज समझ में आया? ये पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस, और ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है एक चीज आपको, कि मान लो कि पेयर ऑफ लाइंस हैं दो। सपोज वी हैव पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। ग्राफ ड्रॉ करना तो आएगा आपको, अब इजीली आप कर जाओगे एक्सरसाइज 3.1 भी और 3.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन या फिर जो है क्वेश्चन ग्राफ वाले वो कर लोगे। लेकिन अब सपोज हमारे पास है कि दो लाइंस हैं, लेट अस सपोज कि ये चीज लिख लेना कॉपी में अब की बार जो मैं लिख रहा हूं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, और एक ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मान लो दो लाइन है हमारे पास। अब हमें क्या देखना होता है, देखो इस चीज को मैं ना आपको टेबल के थ्रू समझाता हूं। अभी क्या करते हैं हम इसे, ये जो मैं समझा रहा था ना पूरा टेबल होगा, उसे उस टेबल में अच्छी तरीके से पूरा लिखा हुआ है, आप वो टेबल देखिए। अब हम देखते हैं इसमें कि रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में, और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दो इक्वेशन है इस तरीके से, ये वाली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
जब हम इनका A1/A2 का रेशो निकालते हैं, यानी A1/A2 अगर मैंने ऐसे निकाला, ठीक है, और B1/B2 भी निकाला, अगर वो दोनों जो है नॉट इक्वल हैं, यानी इक्वल टू नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों लाइंस का ग्राफ, ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों लाइंस का ग्राफ कुछ इस तरीके से है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि एक तो कोफिशिएंट्स का जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, C1/C2 से कोई मतलब नहीं है अभी, सिर्फ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर दूसरी बात, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तीसरी बात ये कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और ये कंसिस्टेंट भी कहलाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस। ये वाली चीज़ समझ में आई। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सेम मेथड वही लिया मैंने कि A1x + B1y 2 इक्वेशन ले ली, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अब एग्जाम्पल लेने पे आप ये चीज़ देखोगे A1 और A2 क्या है। देखो A1/A2, मैं चीज़ एक बार आपको करके बताता हूँ। ये A1/A2 कहाँ से देखेंगे इसे? जैसे इधर दे रखा है ना, इस जहाँ मैंने सर्कल किया है, इसमें जो x के कोफिशिएंट है वो 2/3 है ना भाई। A1 तो ये हो गया 2 और A2 हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो A1/A2 कितना है? 2/3। अब इसी तरीके से आप ये चीज़ देखो कि 4/6 है B1/B2, इसे कट करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2/3 B1/B2 होगा और C1/C2 भी वही होगा। तो इस कंडीशन में तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं? हमारी इक्वल आ रही हैं, यानी जो कोफिशिएंट्स का रेशो है वो तीनों का इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि ये लाइंस, जो दोनों लाइंस हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी एक के ऊपर एक लाई करेंगी, जैसे कि इस ग्राफ में दे रखा। और इनका सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। जैसे ऊपर वाली कंडीशन में सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन था, सिंगल। एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ सिंगल वैल्यूज आती, या तो 1 आती या 2 आती, सिर्फ 1 और 2 ही आती और कुछ नहीं आता। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब ये कोइंसिडेंट कर रही है लाइंस, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए एक्स और वाई के। यहाँ तक समझ में आया? फिर है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जब लाइंस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, उसमें कंडीशन ये होगी कि A1/A2 = B1/B2 होगा। A1/A2 = B1/B2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इधर, देखो ये वाली कंडीशन, A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जब आएगी, जब पैरेलल लाइंस की, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। और जब आप एक्सरसाइज करोगे 3.2, तो उसमें यही चीज़ पूछेंगे कि आपको जो 2 इक्वेशन दे देंगे। आपको समझ में आई तीनों कंडीशंस? अब क्वेश्चन किस तरीके का आगे ये भी सुन लो कि मान लो कि आपको 2 इक्वेशन दे दी गई, आपसे पूछेगा कि हमें ये बताने हैं कि क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो कैसे पता लगाओगे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि इनके रेशोज से फाइंड करो। कैसे? कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर तीनों ही चीज़ इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब है वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अगर ये चीज़ इक्वल आ रही है A1/A2 B1/B2 और ये वाली चीज़ इक्वल नहीं आ रही है, तो फिर ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, और ये वाली जो टेबल है इसे अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लेना, इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। अब जो आपको टेबल समझ में आ गई होगी, अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्सरसाइज आपकी कौन सी एक्सरसाइज है? 3.2 का जो क्वेश्चन है नंबर 2 है, उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2 B1/B2 और C1/C2, हमें ये फाइंड करना है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस represent the following pair of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। देखो पहले वाला क्वेश्चन है,
अगर आपने ग्राफ अच्छे से समझा है तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट करके बताता हूँ आपको मैं। ये दे रखा है, ठीक है, और दो इक्वेशन दे रखी है, मतलब 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें क्या देखना होता है इसका, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 निकालो, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसे। फिर b1 अपॉन b2 निकालो, उसके बाद c1 अपॉन c2 निकालो। a1 अपॉन a2 मतलब 5 अपॉन 7, ये माइनस 4 अपॉन 6, इसे लोवेस्ट फॉर्म में करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि माइनस 2 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 यानी कि 8 अपॉन माइनस 9, ये तो पहले से ही लोवेस्ट फॉर्म में है। तो आपको दिख रहा है इसमें कि हमारा क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स क्या है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। जो अभी मैंने ग्राफ बताया उसे अच्छे से समझना, उसी पे डिपेंड करता है पूरी पूरी इसमें एक्सरसाइज जो है, जो एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। सेकंड पार्ट एक और करके दिखाता हूं आपको। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आया। देखो अभी क्या करना है, इसमें वही a1 अपॉन a2 निकालो, 9 अपॉन 18 निकाला, फिर 3 अपॉन 6 देखा और 12 अपॉन 24 देखा। तो ये तो सब सेम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ 1/2 आया लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद, फिर यहाँ भी 3 2 जा 6, ये 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। तो जब सारे के सारे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 सब इक्वल है, इट मीन्स ये लाइन क्या है, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यही चीज थी कि हमें बताना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट कौन सी लाइन्स हैं, इनकी हेल्प से, a1 अपॉन a2 की हेल्प से, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब एक चीज और बताता हूं आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। देखो अभी क्या डिस्कस करेंगे हम, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लाइंस। इनकंसिस्टेंट दिख रहा है आपको, अभी अब दिख रहा होगा, इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। देखो कंसिस्टेंट लाइंस तो वो होंगी जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा कंसिस्टेंट लाइंस का। लेकिन इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती हैं, जिनमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। आपने जो ग्राफ पढ़ा है अच्छे से, उसी में एक कंडीशन है, यूनिक की भी, इनफाइनाइट की भी और नो सॉल्यूशन की भी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती हैं। अब हम जो इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन जो आप खुद से करना, सिर्फ इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस देखनी है, किस तरीके से लाइंस हैं, और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया। देखो जो आखिरी क्वेश्चन है, उस आखिरी क्वेश्चन को करने से पहले, एक तो 5वां क्वेश्चन है, उससे करने से पहले भी जब आप ड्रॉ करोगे ना ग्राफ इस पूरी एक्सरसाइज में, कि मान लो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग होकर आती है आपकी ग्राफ, तो आपको ये वाले पॉइंट्स अलग से लिखने होंगे कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। मान लो कि इस तरीके से वो पैरेलल लाइंस आई, तो इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, है ना। और जब कोइंसिडेंट होंगे तो उसकी अलग केस बनेगा कि लाइन एक के ऊपर एक लाइन होगी और ग्राफ ड्रॉ करना होगा और कुछ नहीं करना इसमें। अब जो आखिरी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, 5th क्वेश्चन, जो थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें क्या पूछा है, हाफ द, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ऑफ a rectangular garden whose length is 4 meter
मोर, साथ के साथ सुनते रहिए, मोर देन इट्स विड्थ, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर, माफ कीजिएगा मीटर। फाइंड द डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालने रेक्टेंगुलर पार्क के। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें इक्वेशन बना के आपको डायमेंशंस निकालने हैं इसके लेंथ और ब्रेथ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी हाफ का मतलब 1/2, और पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है 2l + b, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहे हैं, 2l + b इक्वल टू 36 मीटर, 36 मीटर दे रखा है। ये चीज है समझ में आया कि हाफ द पेरीमीटर यानी इस पेरीमीटर का आधा, जो किसके बराबर है, वो 36 के बराबर है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? और एक और कंडीशन दे रखी है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि यहां मैं बनाता हूं, लिखता हूं कि जो लेंथ है वो विड्थ से यानी कि ब्रेथ से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर ब्रेथ जो है विड्थ b है तो लेंथ उसकी ये 4 है, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहीं पे इक्वेशन पुट कर दो, इस l = b + 4 यहीं पे पुट कर दो, यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा इसे स्मॉल कैपिटल b लिया है तो इसे भी कैपिटल B ले लो। ठीक है, तो b + 4 + b = 36, यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसे जो अगले पेज पर करते हैं, अब यहां जगह नहीं बची है। देखो क्या क्या आया था हमारा, एक मिनट रुकिए, पीछे से क्वेश्चन देख लेता हूं जो हमने निकाला था। 1/2, अच्छा इस तरीके से, ठीक है, 1/2 और यहाँ 2 था, b + 4 + b = 36, यही था ना? तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ b + b यानी 2b, और 36 में से 4 जाएगा तो, अच्छा ले ही जाता हूँ कभी समझ ना आए आपको, 4 उधर चला गया, b और b ऐड कर दिए, तो 36 - 4 32, और b की वैल्यू क्या आ गई 16, b की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक है, अगर b की वैल्यू 16 है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ b + 4 थी, तो यानी कि 16 + 4 तो 20 मीटर, और ये भी मीटर ब्रेथ भी। तो समझ में आया आपको? तो ये तो हमारा 5वां क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन और सारे क्वेश्चन इसमें ग्राफ के हैं, या फिर हमें ये बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आज 2 एक्सरसाइज खत्म होती हैं तीसरे चैप्टर की, 3.1 और 3.2। आगे जो अगली एक्सरसाइज में हम जो है पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आने वाली क्लासेस में, उन्हीं मेथड से आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो, नीचे की तरफ ही होगा सब्सक्राइब लिखा होगा उसमें। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।